पहले गांव में कुछ बनिया फेरी करने आते थे। कोई छोटी मोटी खाने की चीज़ें बेचता था तो कोई श्रृंगार के सामान या धनिया मसाला आदि। ये लोग एक दौरी में इन सामानों को रखकर गांव-गांव कर घूमकर बेचते थे। आज तो ज़माना बदल गया है और गांव में भी कई सारी दुकानें खुल गई है और अगर कोई बाहर से बेचने भी आता है तो ठेले पर सामान लेकर या साइकिल आदि पर बर्फ़, आइसक्रीम आदि लेकर। हाँ, तो यह कहानी एक ऐसे ही बनिए से संबंध रखती है जो गांव-गांव घूमकर मूंगफली, गुड़, धनिया, मसलपट्टी आदि बेचता था। इस बनिए का नाम रामधन था। रामधन सुनी पगड़ियों, बड़े बड़े बगीचों आदि से होकर एक गांव से दूसरे गांव जाता था। रामधन रोज़ सुबह सुबह मूंगफली, गुड़, धनिया आदि अपने दौरी में रखता और किसी दूसरे गांव में निकल जाता। एक गांव से दूसरे गांव होते हुए मूंगफली, गुड़, धनिया बेचते हुए वह तिजरिया या कभी कभी शाम को अपने गांव वापस आता। जब वह अपनी दौरी उठाए चलता और बीच बीच में बोला करता, ले गुड़ धनिया, ले मूंगफली, ले मसलपट्टी, दांत में सट्टी, लइका खाई सयान हो जाई, गुड़ खाई जवान हो जाई। उसकी इतनी बात सुनते ही बच्चे अपने घर की ओर भागते हुए यह चिल्लाते कि मसलपट्टी वाला आया है, मूंगफली वाला आया है। और इसके साथ ही वे अपने घर में घुसकर छोटी छोटी डलिया में फाड़ आदि में धान, गेहूँ आदि लेकर आते थे और मूंगफली, गुड़, धनिया आदि खरीद कर खाते थे। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय। लू इतनी तेज़ चल रही थी कि लोग अपने घर में ही दुबके थे। इसी समय रामधन अपने सिर पर दौरी उठाए हमारे गांव के पास से गांव में खेतों से होकर चला। कहीं कहीं तो इन मेड़ों के दोनों तरफ 2-2 बीघा केवल गन्ने के ही खेत रहते थे और अकेले इन मेड़ों से गुजरने में बहुत डर लगता था। कमज़ोर दिल आदमी तो अकेले या खर दोपहरिया या शाम को इन मेंढों से गुजरना, क्या उधर जाने की सोचकर भी धोती गीली कर देता था। हमारे गांव से वह पास के जिस गांव में जा रहा था उसकी दूरी लगभग 1 कोस यानी कि 3 किलोमीटर की थी और बीच में एक बड़ी बारी भी पड़ती थी। यह बारी इतनी घनी थी कि दोपहर में भी इससे अंधेरा जैसा माहौल रहता था। इस बगीचे में आम के पेड़ों की अधिकता थी, पर इस बारी के बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ भी था। रामधन इस बगीचे में पहुंचकर अपनी दौरी को उतारकर एक पेड़ के नीचे रख दिया और सोचा कि थोड़ा आराम करने के बाद आगे बढ़ता हूँ। वह वहीं एक पेड़ की थोड़ी ऊपर उठी जड़ को अपना तकिया बनाया और अपने गमछे को बिछाकर आराम करने लगा। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। अचानक उसे लगा कि बगीचे में बहुत तेज़ आंधी उठी है और डालियों आदि के टकराने से बहुत शोर हो रहा है। वह उठकर बैठ गया और डालियों की टकराहट वाली दिशा में देखा। अरे हाँ, वह जहाँ सोया था वहाँ से कुछ ही दूरी पर 2 पेड़ की डालियाँ बहुत तेज़ी से नीचे ऊपर हो रही थी और कभी कभी इन डालियों के आपस में टकराहट से बहुत डरावनी आवाज़ भी होती थी। अगर कमज़ोर दिल आदमी अकेले में यह देख ले तो उसका दिल मुँह में आ जाए, पर रामधन को तो यह आदत थी। वह मन ही मन सोचा कि शायद भूत आपस में झगड़ा कर रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं। वह डरने वालों में से नहीं था। वह वहीं लेटे लेटे इन भूतों की लड़ाई का आनंद लेने लगा, पर उसे कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा था। बस हवा से उन पेड़ों के पास बहुत ही डरावनी सी तीव्र बह रही थी। रामधन के लिए भूतों की लड़ाई का खेल आम बात थी। उसे बराबर सुनसान रास्तों, झाड़ियों, घने घने बगीचों आदि से होकर अकेले जाना पड़ता था। अगर वह डरने लगे तो उसका धंधा ही चौपट हो जाए। उसका पाला बहुत बार भूत, प्रेत, चुड़ैलों आदि से पड़ा हुआ था, पर किसी ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। वह अपने आप को बहुत बहादुर समझता था और इतना भूत प्रेतों को आम इंसान से ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। रामधन ने लेटे लेटे अचानक देखा कि एक बड़ा ही भयंकर और विशालकाय प्रेत इस पेड़ से उस पेड़ पर क्रोधित होकर कूद रहा है और इसी कारण से उन दोनों पेड़ की डालियाँ बहुत ज़ोर से चरमर की आवाज़ करते हुए नीचे ऊपर हो रही है। रामधन को और कुतूहल हुआ और अब वह और सतर्क हो गया। वह उस भूत को देखने लगा। अरे, रामधन को लगा कि अभी तो यह प्रेत अकेले था, अब यह दूसरा कहाँ से आ गया। अच्छा, तो यह बात है।
अब रामधन को सब कुछ समझ में आ गया। दरअसल बात यह थी कि यहाँ भूतों का खेल नहीं, भयंकर झगड़ा चल रहा था। वो बड़ा भूत उस दूसरे भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर कामयाब नहीं हो रहा था और इसी गुस्से में डालियों को भी तोड़ मड़ोड़ रहा था। अरे अब तो रामधन को और मज़ा आने लगा, क्योंकि भूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अभी तक तो जो ये भूत अदृश्य थे, अब एक एक करके दृश्य होते जा रहे थे। और रामधन के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि आज तक उसका पाला जितने भूत प्रेत चुड़ैल आदि से पड़ा था, उनमें काफ़ी समानता थी। और आज तो भूत प्रेत एक एक करके प्रकट हो रहे थे, उनमें काफ़ी असमानता थी। वे एक से बढ़कर एक विकराल थे। किसी की सूरत तो बहुत ही डरावनी थी। रामधन को एक ऐसी भूतनी भी दिखी जिसके 2 सिर और 3 पैर थे। उसके नाक नहीं थी, उसकी आँख भी एक ही थी और वह भी मुंह के नीचे। रामधन अब उठकर बैठ चुका था और अब भूतों के लड़ने की प्रक्रिया भी बहुत तेज़ हो चुकी थी। भूत एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे। इन भूतों की लड़ाई में कई डालियाँ भी टूट चुकी थी और उस बगीचे में बवंडर उठ गया था। अंत में रामधन ने देखा कि एक विकराल बड़े भूत ने एक कमज़ोर भूत को पकड़ लिया है और बेतहाशा उसे मारे जा रहे हैं। अब धीरे धीरे करके भूत अदृश्य भी होते जा रहे थे। अब वहाँ वही केवल 3 टांग वाली भूतनी भी बची थी और वह भयंकर विकराल भूत। अब रामधन भी उठा, क्योंकि इन भूतों की लड़ाई में लगभग उसके 1 घंटे निकल चुके थे। रामधन ने जो ही अपनी दौरी उठाई, वह उठ ही नहीं रही थी। रामधन को लगा कि अचानक उस दौरी इतनी भारी क्यों हो गई। उसने दोबारा कोशिश की और फिर तिबारा, पर दौरी उठी नहीं और पसीने से पूरा नहा गया और किसी अनिष्ट की आशंका से कांप गया। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया, पर आज उसे क्या हो गया वह समझ नहीं पा रहा था। आज तक तो वह कभी डरा नहीं था, पर आज उसे डर सताने लगा। उसके पूरे शरीर में कंपकपी सी उठ रही थी और उसके सारे रोए तीर जैसे एकदम खड़े हो गए थे। अचानक उसे उस बगीचे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई मदमस्त हाथी की चाल से उसके तरफ बढ़ी जा रही है। रामधन को कुछ दिख तो नहीं रहा था, वैसा लग रहा था कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके पैरों के नीचे आकर सूखी पत्तियाँ चरमर कर रही थी। अब वह रामधन ने थोड़ा हिम्मत से काम लिया और भागना उचित नहीं समझा। उसे मन ही मन सोचा कि आज जो कुछ भी हो जाए, पर यहाँ से भागना नहीं चाहिए। अचानक उसका दैत्याकार अदृश्य प्राणी की चलने की आवाज़ थम गई। अब रामधन थोड़ा और हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है? कौन है? जो कोई भी है, सामने क्यों नहीं आता है? अब सब कुछ स्पष्ट था, क्योंकि एक विकराल भूत रामधन के पास दृश्य हुआ, पर एकदम शांत भाव से। अब वह गुस्से में नहीं लग रहा था। रामधन ने थूक घोंट कर कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्यों मुझे परेशान करना चाहते हो? मैं डरता नहीं, वह विकराल भूत बोला। डरो मत, मैं तुम्हें डराने भी नहीं आया हूँ। मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा, और मेरे रहते किसी के डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई डराने की कोशिश करेगा तो वही हस्र कर दूंगा, जो उस कलमुनिया भूत का किया। अब रामधन का डर थोड़ा सा कम हुआ और उसने उस भूत से पूछ बैठा, क्या किया था उस कलमुनिया भूत ने? वह विकराल भूत हंसा और कहा, वह कलमुनिया काफ़ी दिनों से इस ललमुनिया को सता रहा था। मैंने उसे कई बार चेतावनी दी, पर समझा ही नहीं। और हद तो आज तब हो गई जब उसने कुछ भूत प्रेतों को एकत्र करके मुझ पर हमला कर दिया। सबको मारा मैंने, और दौड़ दौड़ कर मारा। रामधन ने अपनी जान बचाने के लिए उस भूत की चमचागिरी में उसकी बहुत प्रशंसा की और बोला, तो क्या अब मैं जाऊँ? हाँ जाओ, पर जाते जाते कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है और थक भी गया हूँ। उस विकराल भूत ने कहा। रामधन ने उस भूत से अपना पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा गुड़धनिया निकाल कर उसे दे दिया। गुड़धनिया खाते ही वो भूत रामधन से विनीत भाव में बोला कि थोड़ा और दो ना, बहुत ही अच्छा है, मैं भी बचपन में बहुत गुड़धनिया खाता था। रामधन ने कहा कि नहीं नहीं, अब नहीं मिलेगा, सब तू ही खा जाओगे तो मैं बेचूंगा क्या? भूत ने कहा कि बोलो कितना हुआ, मैं ही खरीद लेता हूँ। रामधन को अब थोड़ी लालच आ गई, क्योंकि उसने सुन रखा था कि भूत प्रेतों के पास अपार संपत्ति होती है। अगर किसी पर प्रसन्न हो गए तो मालामाल कर देंगे। अब रामधन ने दौरी में से थोड़ा और गुड़धनिया निकाल कर उस भूत की ओर बढ़ाते हुए बोला कि अब पैसा दो तो यह दौरी का पूरा सामान तुझे दे दूंगा।
भूत ने उसके हाथ से गुर्दनियाँ ले लिया और खाते खाते बोला कि मेरे पीछे पीछे आओ। तो रामधन एकदम निडर होकर अपनी दौरी को उठाया और उस भूत के पीछे पीछे चल दिया। वह भूत रामधन को लेकर उस बगीचे में एकदम उत्तर की ओर पहुंचा। यहाँ उस बगीचे का एकदम उत्तरी छोर था। इस उत्तरी छोर पर एक जगह एक थोड़ा उठा हुआ टीला था और वही पास में मूंज आदि और एक छोटा नीम का पेड़ था। उस नीम के थोड़ा आगे एक छोटा सा पलास का पेड़ था। उस विकराल भूत ने रामधन से कहा कि इस पलास के पेड़ के नीचे खोदो। रामधन ने कहा कि मेरे पास कुछ खोदने के लिए तो है नहीं, तुम ही खोदो। रामधन की बात सुनकर वह भूत आगे बढ़ा और देखते ही देखते वो विकराल हो गया। उसने नख खुरपों की तरह बड़े हो गए और इन्हीं नखों से वह उस पलास के पेड़ के नीचे खोदने लगा। खोदने का काम जो ही खत्म हुआ तो ही रामधन ने उस गड्ढे में झाँक कर देखा। उसे उस गड्ढे में एक बटुला दिखाई दे गया। अब तो वह बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे में प्रवेश करके उस बटुले को बाहर निकाला। बटुला बहुत भारी था। उसने बटुले के मुख पर से क्योंकि ढक्कन हटाया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि बटुले में पुराने चांदी के सिक्के थे। वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने दौरी में का सारा सामान वही गिरा दिया और भूत को बोला कि सब खा जाओ। भूत खाने पर टूट गया और इधर रामधन ने उस बटुले का सारा माल अपने दौरी में रखा। उसे ढककर तेज़ी से अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचने के एक ही हफ्ते बाद ऐसा लगा कि रामधन को लॉटरी लग गई है। उसने अपने मड़ई के स्थान पर लीटर बनवाना शुरू किया और धीरे धीरे करके मूंगफली और गुर्दनियाँ बेचने का धंधा बंद कर दिया। सही कहा गया है कि देने वाला भूत जी जब भी देता है चप्पल फाड़ के ही देता है। धन्यवाद।